आपका जो सिलसिला है, बेसिक जो वर्क है, बड़ा नोबल वर्क है। सिख, मुस्लिम और हिंदूज को जोड़ने का काम करते हैं आप। तो वही जो इस वक्त एक शक्ल बिगड़ गई है हमारी हिंदुस्तान की, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको इनके हाथ को मजबूत करना है इंशाल्लाह और इनके साथ जुड़ना है। आदरणीय दया सिंह जी, सुशील जी, मोअज़्ज़ज़ मेहमान और साथियों, मैंने 6 जनवरी 1990 को एक बैठक बुलाई हिंदुस्तानियों की यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में, और तब से मैं फिरका वारियत के सवाल पर काम करता हूँ। हम लोगों ने एक संगठन बनाया अमेरिका में, उसका नाम रखा फोरम फॉर सेकुलर इंडिया। बाद में जब मैं हिंदुस्तान लौट कर आया तो हिंदुस्तान में घूमा फिरा और 17 जुलाई 1990 को सद्भाव मिशन का गठन किया और फोरम फॉर सेकुलर इंडिया का नाम भी बदल के सद्भाव मिशन कर दिया। सिंगल पॉइंट एजेंडा था और वो एजेंडा ये है कि हमें फिरका वारियत का ग्रास रूट्स रेजिस्टेंस खड़ा करना है। इन 30-32 सालों में जो भी हमने काम किया वो तो समंदर में पानी की बूंद के बराबर, लेकिन थोड़ी समझ इस सवाल की बढ़ती चली गई। आज मेरी समझ ये है कि जिस दौर में हम हैं उसमें फिरका वारियत एक औजार है अवाम की एकता को तोड़ने का और अवाम के मोरल को तोड़ने का, रूह को मारने का, कि ताकि आदमी बोल ना सके। और ये तो एक काम है। दूसरा काम है कि हिंदुस्तान में जो रूलिंग क्लास है, प्राइमरीली हिंदुस्तान का जो कॉरपोरेट एलीट है, पैसे वाला तबका है, उसमें कुछ अफसर भी शामिल हैं। तो ये जो रूलिंग क्लास है हिंदुस्तान का, इसको बिल्कुल बेलाग छूट मिलती रहे ताकि उनके खिलाफ कोई, उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके। शुरुआत तो इसकी 1969 से हुई, जब गुजरात में, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स अपनी मशीनों को रिप्लेस करना चाहते थे ताकि ऐसी मशीनें आए जिनमें कम लोग काम करें और बड़ी तादाद में लोग कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। तो वहाँ के मजदूरों में हिंदू भी थे, मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों से नफरत सेकेंडरी है। प्राइमरी नफरत हिंदुस्तान के बिजनेस एलीट को मजदूरों से। मजदूरों को तोड़ो, किसानों को तोड़ो, ताकि ये आपस में ही लड़ मरे और हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। तो इस वक्त सूरत ये हो गई है कि हिंदुस्तान में फिरका वारियत का जो फाउंटेन हेड है वो आरएसएस नहीं है। आरएसएस तो नौकर है, प्रधानमंत्री भी नहीं, वो भी नौकरी है। अडानी है, हिंदुस्तान का व्यापारी तबका है। जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था तो मैं बस्तियों में जाता था, कई बार अकेला, कई बार 2-4 लड़के लड़कियां मेरे साथ जाते थे। और जब मैं बात करता था तो व्यापारी कहते, यार जब पाकिस्तान बन गया तो मुसलमान यहाँ क्यों पड़े हैं, हमेशा मुसीबत ही खड़ी करते हैं। मैं उनसे कहता था कि पाकिस्तान बना कब? सिर्फ इतना ही तो हुआ था कि 4 सूबों को आपने मुस्लिम लीग की हुकूमत उन्होंने बिठा दी, बाकी पे कांग्रेस की हुकूमत बिठा दी। 562 जो रियासतें थी उसमें 14 को आपने कहा ये पाकिस्तान कहलाएंगी और बाकी हिंदुस्तान कहलाएंगी। यह हुकूमत का बंटवारा था, मुल्क कहां बना? धरती पर कहीं भी ना कोई इस्लामिक मुल्क है ना कोई हिंदू मुल्क है। मुट्ठी भर लोग हैं, 5-10% जिनकी हुकूमत है, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास बाजार पे मिल्कियत है, कब्जा है, दुकानें हैं, कारोबार है, उनकी हुकूमत। प्रधानमंत्री की भी चलती है वहां पे, इमरान खान को उखाड़ दिया। तो मुट्ठी भर लोग हैं जो हुकूमत करते हैं, बाकी अवाम तो भूखों मरता है। वो भी मुसलमान है, कहने को नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की अदा करता है, रोजे रखता है, लेकिन चलती कहां किसकी? और हिंदुस्तान में भी आप हजारों साल की तारीख देख लो, बुद्ध के जमाने से देख लो, हिंदुस्तान में कहने को तो हिंदू मजहब था मुल्क का, लेकिन कितने परसेंट से हिंदू हुकूमत में कौन था? हिंदुस्तान का चुनिंदा तबका ही हुकूमत करता था, बाकी को तो आपने अछूत कह के गांव से बाहर रखा। पूरा ग्रेडेड सिस्टम बना रखा था कि तू 90% गुलाम, तू 50% गुलाम, तू 40% गुलाम। आपने इंसान का दर्जा तक नहीं दिया आदमी को। काहे की हुकूमत? और कब हुई है और कब होगी? आज भी हिंदुस्तान में कोई बादशाह तो नहीं लौट रहा,
आज भी तो हमारे यही इलीट लूट रहे हैं 1% लोगों के हाथ में, जब हिंदुस्तान की 90% दौलत होगी। हर इदारे पे कब्जा होगा, गुंडों की फौज उनके साथ होगी, कायदे कानून चलाने वाली पुलिस कचहरी उनके कब्जे में होगी, जो कि आज है। तो बाकी किसी के हाथ में क्या बचने वाला है? आप जिंदा रहेगा कैसे आदमी? खैर, ये हमारे सामने आज का मंजर है। जामिया मिलिया इस्लामिया में 4-5 बरस पहले तक हम लोग हर सेमेस्टर में एक वर्कशॉप करते थे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मिलके, ज्यादातर किसी राष्ट्रीय सवाल पर, तालीम से जुड़ा हुआ मसला हो, रोजगार का सवाल हो, कल्चर का सवाल हो, सूफीज्म का मसला हो, इन सब पे हमने वर्कशॉप वहां हर सेमेस्टर में करते थे, इंसानियत के सवाल पर। पूरी दुनिया में जो मंजर है जंग का, उसके सवाल पे करते थे और होते थे। आजकल परमिशन लेना मुश्किल है, पर्चे बांटना मुश्किल है। पर्चे में ऐसे नहीं बांटता कि साहब किसी को भी पकड़ा दिया, जब बात करता हूँ किसी का पर्चा देता हूँ, लेकिन अब उस पर रोक लग गई। वही जेएनयू की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एंट्री बड़ी मुश्किल पड़ गई है। यानी जितने इदारे हैं वहां पे फ्री थिंकिंग के लिए रास्ते बंद हैं। और ये मैंने महसूस किया है कि इनके हाथ में मुकम्मल सत्ता आ गई, राज्यों की और केंद्र की। पुलिस पे पूरा कब्जा हो गया। इसकी वजह से ये संस्थाओं पर हावी हो गए। तो अगर हमारे लिए इससे रास्ता निकालना है तो दो रास्ते। एक रास्ता तो यह है कि चुनाव के जरिए हुकूमत को बदला जाए, दूसरा आंदोलनों के जरिए बदला जाए। और आजादी के पहले तो हमने आंदोलनों के जरिए सरकार बदली ना, अंग्रेज हुकूमत को हटाए तो आंदोलन से तो सरकार बदली। यहां पर जब शाहीन बाग का आंदोलन चला तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, हालांकि मुझे मालूम था कि आरएसएस, व्यापारी वर्ग, एलीट क्लास इस बात से आशंकित तो था कि भाई ये अगर आंदोलन कामयाब हो गया तो हमारी सरकार पड़ जाएगी। लिहाजा वो नफरत का जहर भरने का कैंपेन चला रहे थे और आखिर में तो वो दंगा करा ही दिया उन्होंने, जिसकी वजह से शाहीन बाग तो यहाँ का तो नहीं आंदोलन रुका, लेकिन कई जगह के दिल्ली के आंदोलन रुक गए थे। फिर उसके बाद किसान आंदोलन आया तो किसान आंदोलन से भी मुझे बड़ी उम्मीद जगी कि एक रास्ता अभी लोगों ने दिखाया। तीसरे एक आंदोलन की और मुझे उम्मीद है कि अगर हिंदुस्तान का विद्यार्थी और टीचर शिक्षा के सवाल पर आंदोलन खड़ा करेगा तो एक रास्ता तो है आंदोलनों के जरिए सरकार बदलने का। और सरकार चूंकि हमारे हिंदुस्तान के मीडिया को कंट्रोल करती है, शिक्षा को कंट्रोल करती है, यानी दिमाग को, जहनियत को कंट्रोल कर रही है, तो उस जहनियत को थोड़ा खुलापन मिलेगा। जो सच कहने वाली आवाजें हैं जो आज दब गई हैं वो और खुल के सामने आएंगी, तो उसकी जरूरत है। मसला सबका एक है लेकिन हम बहक गए। ये जो मानसिकता है साम्राज्यवादी के, दबा के रखो, कुचल के रखो, रूट के रखो, वो हम पर हावी हो गई। तो हमें काम तो ये करना है कि अगले 12 महीने में लोगों को इस साम्राज्यवादी सांप्रदायिक जहनियत से बाहर निकालना, ताकि वो इंसान बन के वोट करे, हिंदू मुसलमान बन के नहीं। और ये 4-5 बातें और कि इस वक्त हिंदुस्तान का जो पूंजी कंट्रोल करने वाला तबका है वही मीडिया को कंट्रोल करता है, वही सांप्रदायिक ताकतों को फंड करता है, और उसकी सीधी नेक्सस है हिंदुस्तान की हुकूमत से। प्रधानमंत्री से अडवाणी जी के रिश्ते हैं, सिर्फ दोस्ताना रिश्ते नहीं, एक दूसरे की, ये उनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए, वो उनकी आर्थिक पावर बढ़ाने के लिए, 609 नंबर के स्थान से दूसरे नंबर पर लाने के लिए, यानी ऐसा गठजोड़ है। वैसे तो सभी हुकूमतें पूंजीपतियों को मदद करती हैं, लेकिन इस मैग्नीट्यूड तक की मदद करें कि उनका पूरा का पूरा प्रचार तंत्र आपकी तारीफ में जुट जाए। 90% से ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग एक पार्टी को होने लग जाए। दिस इज वेरी रेयर। ये चीज बड़ी खौफनाक। तो दूसरी बात यह कि जितने इदारे हैं इसमें पूंजीपतियों का और इस तंगदिल नेटवर्क का कब्जा हो गया, ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला किसान आंदोलन का भी जिंदा है।
कि किसानों की आबादी तो 50% है, लेकिन उनकी औसत आमदनी देश की औसत आमदनी का 1/8 है। मंडी में उनको कोई आवाज नहीं। तो ये सवाल पर, और ये विद्यार्थियों का सवाल, शिक्षा का सवाल, ऐसे हम समझते हैं 5-6 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों पर हम लोगों के बीच में जाएं तो मुल्क का माहौल बदल सकते हैं। जहां तक मेरे पर्चे बांटने का सवाल है, पहले तो मैं ग्रुप के साथ पर्चे बांटता था, मेरे साथ 10-5 लड़के साथी दोस्त पर्चे बांटते थे, लेकिन 2019 के बाद से हिम्मत नहीं पड़ती कि उनको कैसे ले जाऊं। कोई मुसलमान है, कोई कम उम्र का हिंदू लड़का है, कि इनकी पिटाई ना कर दे, कोई इनको ना पिटाई कर दे या पुलिस ने गिरफ्तार कर ले। मैं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा लिहाज भी लोग करते हैं। तो सूरत बदल गई। जब मैंने 3 दिन का अफगानिस्तान हमले पे, जब अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पर, मुसलमान को डेमोनाइज किया, तो 3 दिन का फास्ट राजघाट। उसमें कई साथी आते थे, 2-3 लोगों ने तो एक दिन के फास्ट मेरे साथ रखे, एक ने 2 दिन का रखा, मैं 3 दिन का रखा था। लेकिन आज जब मैं कश्मीर के सवाल पे कुछ करने की सोचने लगा तो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्त जो कि बहुत सेकुलर है कहने लगे कि टीचर पर और विद्यार्थी पर शासन की नजर है, प्रिंसिपल की और डायरेक्टर की नजर है, आपके लिए वो सपोर्ट मिलेगा नहीं। लोग चोरी छुपे मिल पाएंगे, आपसे खुल के नहीं आ पाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो हम कम से कम खूनी दरवाजे से पुरानी दिल्ली में होते हुए राजघाट तक का एक मार्च निकाल दें। बोले उसमें भी लोग भागीदारी नहीं कर पाएंगे। रियलाइज कि थिंग्स हैव चेंज्ड। फिर भी पर्चे जब बांटता हूं तो लोग के रुझान का पता लगता है, और बहुत सारे बड़ी तादाद ऐसे लोग मिलते हैं कि आपने बात ठीक लिखी, यानी उनको कम से कम तसल्ली तो मिलती, हिम्मत तो आती है उनकी। और मुझे उम्मीद है कि साल 6 महीने में उनके अंदर भी बोलने की ताकत आ जाएगी। इसी उम्मीद से मैं घूमता हूं। नजरों पे बद गुमानी का पर्दा न कीजिए, अपने भी गैर दिखने लगे, ऐसा न कीजिए। आदमी की शक्ल भी जिनमें न दिख सके, ऐसे उजालों का कभी पीछा न कीजिए, ऐसे उजालों का कभी पीछा न कीजिए। मेहनत से जिनकी सब्ज है आदम की ये ज़मीन, उनके हकों पे आँच गवारा न कीजिए, उनके हकों पे आँच गवारा न कीजिए। कश्मीर कश्मीर ये है, हक की जुबान बंद है और मुल्क में जुनून, ऐसे सितम पे जश्न मनाया न कीजिए, ऐसे सितम पे जश्न
मनाया न कीजिए। आखिरी शेर है, सच से बड़ी जहान में ताकत कोई नहीं, हम इंकलाब लाएंगे। हिम्मत तो कीजिए, हम इंकलाब लाएंगे। हिम्मत तो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।